अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू नाज अकेडमी एजुकेशन। उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे और सेफ़ होंगे। आज हम इस वीडियो में देखने वाले वाक्य क्या होता है, वाक्य के भेद कितने होते हैं, वाक्य के भाग क्या हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपने एग्ज़ाम में तो ये देखे ही होंगे लिखा हुआ, 1 मार्क्स के लिए पूछता है, 2 मार्क्स के लिए पूछता है क्वेश्चन। अर्थ के आधार पर वाक्य बताइए, रचना के आधार पर वाक्य बताए। तो बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं और कुछ भी लिख कर आ जाते हैं और बाद में टीचर 0 मार्क्स देती है उनको, है ना। तो 0 मार्क्स नहीं चाहिए ना, तो प्लीज़ पूरा वीडियो को देखिएगा। ओके, तो यानी आपको वाक्य से रिलेटेड, वाक्य के भेद से रिलेटेड या फिर वाक्य के भाग से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो सारे डाउट आपको इस वीडियो में क्लियर कर देंगे, यानी कि ऑल डाउट क्लियर। ओके, तो वीडियो को स्किप मत कीजिए, वीडियो को एंड तक देखिए। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर क्लिक करके ऑल को सिलेक्ट कर लीजिए और सेव कर लीजिए, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, हम आ चुके हैं हमारे मुद्दे पे, यानी कि वाक्य कैसे होता है। तो देखो, वाक्य ना 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है वाक्य बनने के लिए। सबसे पहला तो वर्ण या तो फिर अक्षर बोल सकते हैं। अक्षर आप लोग को समझ में आता ना। देखो, वर्ण का अगर आप लोग ने ऑब्वियसली, बच्चे जब छोटे होते हैं तो उनको वर्ण पढ़ाया जाता है, वर्णमाला क्या है, व्यंजन क्या है, स्वर क्या है, ये सब पढ़ाया जाता है। लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो अब भी मैं बता देती हूँ वर्ण क्या है ना, क्योंकि इम्पोर्टेंट है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये जो है ना, वर्ण क्या है नहीं है, ये आपको ना आगे बहुत काम आएगा, क्योंकि ग्रामर की शुरुआत ही इसी से है ना। हम जो बोलते हैं भाषा, इसकी शुरुआत ही यहीं से है। इसके बिना कुछ नहीं है, इसके बिना शब्द थोड़ी बनेगा, और शब्द के बिना वाक्य नहीं बनेगा। इसीलिए वर्ण समझना ज़रूरी है। ओफो, देखो, वर्ण क्या होता है। वर्ण या वर्णमाला एक ही होता है। जैसे कि देखो, स्वर, स्वर में कितने आते हैं, तो स्वर टोटल 11, जैसे अ, आ, ई उ, ये सब जो है ना, ये सब क्या है, वर्ण है। ठीक है, ये भी वर्ण में ही गिनती है, लेकिन इसको असल में स्वर कहा जाता है। किसको? अ, आ, ई जो है, इसको स्वर कहा जाता है। और व्यंजन, व्यंजन जो होता है, यहाँ लिखती हूँ मैं, व्यंजन, व्यंजन कहा जाता है इसको। क, ख, ग, घ, ये सब जो है ना, ये सब व्यंजन आ जाता है। जब स्वर और व्यंजन मिलते हैं तब बनाते हैं वर्णमाला। समझा ना? सो इजी। यानी कि स्वर और व्यंजन, यानी कि अ से लेकर ज्ञ तक जब हो जाता है कंप्लीट, तो पूरा कहलाता है वर्णमाला या फिर वर्ण। ठीक है, अब इनके ही द्वारा, यानी जब स्वर या फिर व्यंजन मिलाकर छोटा सा बनाते हैं, यानी कोई यानी कि जो वर्ण है, यानी भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। तो इसे लिखते वक्त भी कुछ निशान दिए गए, उनके ज़रिए समझाया जाता है इन्हें, है ना। तो देखो, शब्द क्या होता है, एक या एक से अधिक वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। शब्द का कोई ना कोई अर्थ, यानी कि मतलब होता ही होता है। यानी कि जैसे मान लो, हम लोग यहाँ पे लिखते हैं क, ये क क्या है, व्यंजन है ना। स्वर और व्यंजन के मेल से वर्ण बनता है। तो क हमने लिखे और यहाँ पे म लिख देते, तो क्या हो गया, कम। इसका मतलब होता है ना कम, थोड़ा, है ना। तो ये शब्द बन गया कम। क्या बन गया? शब्द बन गया। तो वही चीज़, यही इसमें कहने का मतलब है कि शब्द जो होता है ना, वो एक या एक नहीं, एक से अधिक वर्ण के मेल से शब्द बनता है। और शब्द, वाक्य किससे बनता है? अनेक सार्थक शब्दों की एक निश्चित क्रम में रखने से शब्दों का जो अर्थपूर्ण समूह बनता है, उसे वाक्य कहा जाता है। यानी कि शब्दों के मेल से वाक्य बनता है, और जब वाक्य मिलते हैं आपस में, तब बनाते हैं भाषा, यानी जो हम लोग लैंग्वेज बोलते हैं, वो लैंग्वेज बनता है। ठीक है, चलो अब टॉपिक यहाँ से शुरू हो जाता है। वर्ण समझा, शब्द समझा और वाक्य समझा। देखो, वर्ण क्या होता है, स्वर और व्यंजन मिलकर बनाते हैं वर्ण या फिर वर्णमाला। और एक से अधिक वर्ण मिलकर बनाते हैं शब्द, और एक से अधिक शब्द मिलकर बनाते हैं वाक्य। ठीक है, जब ये सारे कंप्लीट कर लेते हैं अपनी प्रोसेस, तब बनता है भाषा। ठीक है, उम्मीद है आपको ये तीनों समझा होगा। अब हमारा टॉपिक आता है, जो हमारा टॉपिक है वाक्य के भाग, क्योंकि हम सबसे पहले ये समझ लेते। देखो, यानी कि अभी हमने वाक्य समझा,
तो अब हम समझेंगे वाक्य के भाग, ठीक है। उसके बाद समझेंगे वाक्य के भेद, ओके। और ये बाकी वाक्य के भेद में ही ये आते हैं, लेकिन इसको बाद में समझेंगे। सबसे पहले हम वाक्य के भाग समझते हैं, ओके। यानी हम देख रहे थे वाक्य के भाग। तो वाक्य के भाग जो होते हैं वो दो भाग होते हैं, वाक्य के दो भाग होते हैं। पहला होता है उद्देश्य और दूसरा होता है विधेय। अब हम देखते हैं उद्देश्य क्या होता है। देखो, अब मैं इसको एग्जाम्पल देके आपको समझा देती हूँ कि असल में है क्या। वाक्य के देखो, पूरा एक वाक्य हम लोग ले लेते हैं, जैसे कि खिलाड़ी खेल रहा है। मैं यहाँ लिख देती हूँ और आप लोग को समझेगा, ओके। अब देखो, मैंने यहाँ पे वाक्य लिख लिए। जैसे यहाँ पे रुको, मैं समझाती हूँ। कलर मैं चेंज कर लूँ, ओके, डन। चलो देखो, यहाँ पे है ना, हम समझ रहे हैं इस वाक्य के माध्यम से कि उद्देश्य और विधेय क्या होता है। तो देखो, ये खिलाड़ी को मैंने अलग कलर से लिखा और बाकी का जो पूरा सेंटेंस है उसको मैंने अलग कलर से लिखा है। इसके पीछे का रीज़न ये है, आपको समझाना चाहिए। तो देखो, उद्देश्य का मतलब होता है कि किसी भी जो वाक्य है उसमें इसका उद्देश्य का मतलब होता है कि इसे इस वाक्य में खिलाड़ी के विषय में कुछ कहा जा रहा है ना। कुछ कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है कि खिलाड़ी खेल रहा है। यानी कि शुरुआत में ही मालूम पड़ जाता है, जैसे यहाँ पे बताया गया ना, खिलाड़ी खेल रहा है, तो किसके बारे में बात हो रहा है, खिलाड़ी के बारे में। तो वो क्या हो गया, वो हो गया उद्देश्य, ठीक है। वो क्या हो गया, उद्देश्य। और इधर जो है, एक सेकेंड ना, ये खिलाड़ी यानी खिलाड़ी के बारे में कहा जा रहा है, तो वो हो गया उद्देश्य। और क्या कहा जा रहा है वो हो जाएगा विधेय। एक सेकेंड, ओके। यानी खिलाड़ी, ये हो गया आपका उद्देश्य, और विधेय हो गया खेल रहा है। इसको समझने का सबसे इजी ट्रिक है कि जिसके बारे में कहा जाए, यानी जिसके बारे में कहा जा रहा है वो हो गया उद्देश्य, है ना। लेकिन उस चीज़ को, यानी जो जिसके बारे में कहा जा रहा है उसको बताने के लिए तो कुछ इस्तेमाल करना पड़ेगा ना, वो हो जाता है विधेय। तो इसका सबसे सिंपल सा ट्रिक ये है कि देखो, आपको अगर एग्ज़ाम में पूछता है कि इस वाक्य से उद्देश्य और विधेय छांट कर लिखे, ऐसा क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में आता है, तो क्या समझना सबसे ईजी है। शुरुआत का जो वर्ड रहता है ना, जैसे कि जॉइंटिंग, आप समझ, इतने तो समझदार हैं ना आप लोग बच्चे, 8, 9, 10th में ही ग्रामर आते हैं, तो वो आप समझ गए होंगे, है ना। देखो, शुरुआत के जो वर्ड रहते हैं ना, वो अक्सर क्या होता है कि वो रहता है उद्देश्य, और बाकी के बचे वो जो रहते हैं ना, वो हो जाते हैं विधेय, इस तरह। तो आप लोग समझदार हैं, समझ ही गए होंगे, ओके। चलो, अब हम लोग देख लेते हैं बाकी आगे का। उद्देश्य विदेश्य तो समझ में आ गया, उद्देश्य और विधेय आपको समझ गया, कंफर्म, ओके। अब हमारा अगला मुद्दा है वाक्य के भेद कितने होते हैं, है ना। तो वाक्य के तो दो भेद है, और उन दो भेद के अलग अलग पार्ट है। चलो दिखाती हूँ क्या क्या है, ओके। अब देखो, वाक्य के दो भेद होते हैं। पहला तो होता है अर्थ के आधार पर, और दूसरा होता है रचना के आधार पर, ओके। ये देखो, यानी कि एक तो हो गया अर्थ के आधार पर, दूसरा हो गया रचना के आधार पे। तो यही आपको चीज़ समझना है। तो ये तो अर्थ के आधार पर तो पहले ही आ जाता है, जब आप 7th या 8th में रहते हो तभी इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। लेकिन रचना के आधार पे आप 9th 10th में जब जाते हो ना, तब आता है। लेकिन दोनों ही जो बहुत इम्पॉर्टेंट ग्रामर एग्ज़ाम में पूछता है, ये ग्रामर सेक्शन में, ओके। तो अभी हम वाक्य के भेद देख रहे हैं। इससे पहले हमने वाक्य के भाग देखे, वाक्य कैसे बनता है वो देखा, है ना। तो चलो अभी हम देख लेते हैं वाक्य के आधार पे। तो देखो, वाक्य के आधार पर तो होते हैं टोटल, ये देखो वाक्य के भेद के जो ये दोनों पार्ट है ना, अर्थ के आधार पर होते हैं 8, टोटली 8 होते हैं। यानी इसके 8 भाग है। अभी अर्थ के आधार पर 8 होते हैं, और रचना के आधार पर सिर्फ और सिर्फ 3 होते हैं। सो सिंपल, हाँ, कुछ टफ नहीं है, बिल्कुल ट्रिक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, बस थोड़ा सा समझना है, बस ध्यान देना है, और आंसर आपको फटाफट मिल जाएगा। और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो देखने के बाद कुछ डाउट रह जाए तो कमेंट सेक्शन में लिख कर पूछ लीजिएगा, ओके। मैं आपका आंसर हमेशा देती हूँ जो भी क्वेश्चंस रहते हैं आप लोग के। सो प्लीज़, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, प्लीज़ प्लीज़, ओके। तो चलो पहले हम लोग देख लेते हैं अर्थ के आधार पर, क्योंकि इसके में तो 8 ही, इसमें 8 है और इसमें 3 ही है ना। तो हम लोग पहले बड़ा देख लेते हैं, मुश्किल सॉल्व कर लेते हैं पहले, है ना। क्योंकि देखो, आप मुश्किल सॉल्व करोगे तो आपके पास मुश्किलें ख़त्म हो जाएगी, फिर आपके पास ईजी आएगा, है ना। 3 वाला को सॉल्व करेंगे।
अभी चलो देख लेते हैं। इसमें भी कुछ टफ नहीं है, आर्ट है, आर्टों के आर्ट बहुत ही अच्छे हैं और इतने अच्छे ट्रिकली है ना कि क्या बोलूँ मैं। चलो अर्थ के आधार पर सबसे पहले हम इन लोग के नाम जान लेते क्या है। ओके, तो हम अभी देख रहे थे वाक्य के भेद का पहला, अर्थ के आधार पर। तो मैंने कहा था कि अर्थ के आधार पर 8 पार्ट होते हैं। तो चलो हम आठों को एक एक करके आंसर देखते हैं। पहला है विधानार्थक, दूसरा है विस्मयार्थक वाक्य, तीसरा है निषेधार्थक वाक्य, चौथा है प्रश्नार्थक वाक्य, पांचवा है इक्षार्थक वाक्य, और छठा है संकेतार्थक वाक्य, और सातवां है संभावनार्थक वाक्य, और आठवां है आज्ञार्थक। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और आठवां। देखो टोटल 8 है ना, और इतने इजी है इन लोग ना कि समझ में एकदम झट से आ जाएगा। तो चलो हम एक एक करके सारे के मतलब किस तरह हमको पहचान में आएंगे, ये किस तरह हम ये समझ सकते हैं वो देखेंगे। ठीक है, सबसे पहला है आपका विधानार्थक वाक्य, इसको ही देख लेते हैं। देखो मैं एक एग्जाम्पल ले लेके सबका समझा दे रही हूँ। ओके, अब देखो पहला जो अर्थ के आधार पर पहला जो है विधानार्थक वाक्य, ये वाला, इसका पहला मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे एक वाक्य ली हूँ, बच्चे हंसते हंसते खेल रहे हैं। देखो इससे, इस वाक्य से आपको क्या मिल रहा है, देखो हंसते हंसते क्या है, क्रिया, यानी क्रिया की सूचना दे रहा है। ये इस वाक्य में हमें क्रिया के बारे में बताया जा रहा है, इसीलिए ये क्या है, विधानार्थक वाक्य है। सूचित किया जा रहा है किसी भी चीज़ को लेके, है ना, विधान दिया जा रहा है, इसीलिए क्या होगा, विधानार्थक वाक्य। ठीक है, अब दूसरा देख लेते हैं हम लोग, विस्मयार्थक वाक्य। अब विस्मयार्थक वाक्य में क्या होता है उसको भी हम एग्जाम्पल के जरिए देखेंगे। अब दूसरे को हम समझने के लिए, जैसे विस्मयार्थक वाक्य है ना दूसरा हमारा, तो इसको समझने के लिए हमने एग्जाम्पल में लिया वाक्य, वह क्या बनावट है ताजमहल की। अब इसको सबसे सिंपल है समझने का निशान, जिस भी वाक्य में यहाँ पे देखो इस तरह का निशान नज़र आ रहा है, ये इसको क्या कहते हैं, आप हिंदी में भी सुने होंगे, है ना, क्या है, विस्मयादि बोधक चिन्ह। और हमारे दूसरे वाले अर्थ के आधार पर क्या नाम है इसका, वाक्य का, विस्मयार्थक, यानी विस्म से बन रहा है ना। यानी ये जो निशान एक्सक्लेमेशन मार्क या फिर एक्सक्लेमेटरी मार्क, इसकी वजह से इसे विस्मयार्थी वाक्य कहा जाता है, क्योंकि इसमें आश्चर्य, अचानक होने वाली चीज़ों का, जैसे अचानक हम लोग किसी चीज़ को देखते हैं ना, बोलते हैं वाह। जैसे यहाँ पे जो एग्जाम्पल में बोला गया है, वाह क्या बनावट है ताजमहल की, तो वाह निकल रहा मुँह से, यानी एकदम भाव प्रकट हो रहा है, इसी वजह से ये क्या है, विस्मयार्थक वाक्य है। और तीसरा है हमारा निषेधार्थक। निषेधार्थक में सबसे इजी है कि आपको ना उस वाक्य में नहीं होगा, नहीं, यानी उस वाक्य, जो भी वाक्य आपको दिया जाएगा उसके अंदर अगर नहीं रहा तो आपको समझ जाना है कि वो वाक्य क्या है, निषेधार्थक है, क्योंकि नहीं का इस्तेमाल हो रहा है। जैसे कि आज मैं नहीं जाऊँगा, मैं यहाँ लिख देती हूँ, आज मैं नहीं जाऊँगा। ओके डन, ये हो गया। तो अब यहाँ पे देखो नहीं हो रहा यूज़, है ना, आज मैं नहीं जाऊँगा, तो ये नहीं क्या हो गया, निषेधार्थक, यानी जिस भी वाक्य में नहीं का इस्तेमाल हो वो क्या होगा, निषेधार्थक वाक्य। बस आपको इतना ध्यान में रखना है। ओके, चलो हमारा तीसरा वाला भी हो गया। अब चौथा हम समझेंगे, चौथा क्या है, प्रश्नार्थक। ये तो बहुत ईजी, आप समझ ही गए होंगे। प्रश्नार्थक में क्या होगा, क्वेश्चन मार्क यूज़ होगा उस वाक्य में, यानी ये जो मार्क है, ये मार्क जिस भी इसमें वाक्य में यूज़ होगा आपको समझ जाना। अगर आपको पूछता है अर्थ के आधार पर, ऊपर क्वेश्चन लिखा रहेगा अर्थ के आधार पर वाक्य बताइए, है ना, तो अगर आपको किसी भी वाक्य में इस तरह प्रश्नार्थक यानी ये जो चिन्ह नज़र आएगा, मार्क नज़र आएगा, तो आपको समझ देना है और उसके आगे लिख देना है प्रश्नार्थक वाक्य। ओके, जैसे कि प्रश्नार्थक को पहचानने का है ना, ये है जैसे कि WH क्वेश्चन, अगर आप लोग इंग्लिश में देखे होंगे तो मालूम होगा। देखो क्यों, क्या, कैसे, कब, है ना, ये सब क्या है, प्रश्न दर्शाते हैं। या तो फिर वाक्य में पहले क्या का यूज़ होना, ये भी प्रश्न का है ना। सबसे इजी समझने का तरीका मैंने आपको बता दी, क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन मार्क यानी कि ये प्रश्न का ये जो निशान है, जहाँ पर भी आएगा आपको समझ जाना है कि वो वाक्य प्रश्नार्थक है। ओके, चलो चारों भी हमारा हो गया। अब बारी आई पांचवे की।
इक्षार्थक, इक्षार्थक का मतलब है कि इच्छा प्रकट होना, यानी जो भी शब्द बोल रही हूँ, सॉरी, जो भी वाक्य लिखा रहेगा ना उसके अंदर इच्छा का मालूम होगा, यानी उसके अंदर उसकी कुछ ख्वाहिश होगी इक्षार्थक वाक्य में। जैसे कि एग्जाम्पल में देखो, अब देखो हमने यहाँ पे छठे वाले सॉरी पांचवे वाले के सामने यहाँ पे लिख दिया है इक्षार्थक वाक्य के सामने, खूब पढ़ो खूब बढ़ो, यानी जो इस वाक्य में कहा जा रहा है कि खूब पढ़ो खूब बढ़ो, यानी कि इच्छा जाहिर हो रही है, जो उसकी ख्वाहिश है वो जाहिर किया जा रहा है, इच्छा प्रकट किया जा रहा है, इसीलिए क्या होगा, ये इक्षार्थक वाक्य होगा। डन। चलो अब हम छठा देख ले रहे हैं, गिनती मिस्टेक हो रही है ना, बट कोई बात नहीं। ओहो, ये वाला हम लोग ये वाला देख रहे, संकेतार्थक वाक्य, छठा वाला नंबर 6 का है ना। संकेतार्थक वाक्य में क्या होगा, आपको किसी चीज़ का संकेत दिया जाएगा, यानी कि क्लू दिया जाएगा समझने के लिए, संकेत। ठीक है, चलो हम इसको भी एग्जाम्पल के ज़रिए समझ लेते ताकि आपको अच्छे से आपके माइंड में घुस जाए, है ना। अब हमारा छठे नंबर का था संकेतार्थक वाक्य, तो उसके सामने भी देखो मैंने एग्जाम्पल लिख दिया। लिखा क्या है, यदि बिजली आएगी तो रोशनी होगी, यानी कि हमें संकेत दिया जा रहा है, क्लू दिया जा रहा है समझने के लिए कि बिजली आएगी तभी रोशनी होगी। और एक और एग्जाम्पल देखो क्या है, टीचर आएगी तभी हम पढ़ेंगे, यानी टीचर अगर आपकी आएगी तभी आप पढ़ सकोगे ना, तो वही चीज़ संकेत दिया जा रहा है। यानी इस एग्जाम्पल के ज़रिए आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ मैं कि यहाँ पे बताया जा रहा है, देखो यदि बिजली आएगी तो रोशनी होगी, यानी बिजली जब आएगी तभी रोशनी होगी, ये संकेत दिया जा रहा है। ठीक है, चलो अब हम लोग देख लेते हैं नंबर 7, संभावनार्थक वाक्य। अब संभावनार्थक वाक्य क्या है, हम इसको भी एग्जाम्पल ले लेते हैं और आपको समझा देते हैं। ओके, हम लोग 7वां वाला देख लेते हैं, संभावनार्थक वाक्य। तो इसके एग्जाम्पल में हमने यहाँ पे लिया है, कश्मीर का सौंदर्य देखकर तुम्हें आश्चर्य होगा, यानी कि जिस भी वाक्य में आपको संभावना व्यक्त की गई हो, संदेह व्यक्त किया गया हो, तो वो क्या होता है, संभावनार्थक वाक्य होता है। यहाँ पे देखो संदेह को ये करने के लिए को यूज़ किया गया है होगा, वाक्य में होगा यूज़ किया गया है ना, इसको संभावना को देखने के लिए, तो इसीलिए क्या है, ये संभावनार्थक वाक्य है। उसके बाद अब आपका 8वां आता है आखिरी वाला, आज्ञार्थक वाक्य, यानी कि जो एंडिंग वाला सबसे, आज्ञार्थक वाक्य। आज्ञार्थक वाक्य के नाम में ही लग रहा है कि आज्ञार्थक क्या हुआ, शुरुआत में देखो क्या लिखा है, आज्ञा, आज्ञार्थक वाक्य। तो आज्ञा का मतलब होता है ऑर्डर, है ना, यानी इस वाक्य में क्या होगा, आज्ञार्थक वाक्य में होता ये है कि जो वाक्य दिया जाएगा उसमें आपको आज्ञा यानी कि ऑर्डर दिया जाएगा। चलो हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। आपका आखिरी जो था आज्ञार्थक वाक्य, तो इसका एग्जाम्पल लिया गया है, सदैव सत्य के पथ पर चलो, यानी कि हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलो। तो यहाँ पे ऑर्डर दिया जा रहा है, जैसे यहाँ पे ऑर्डर के तौर पे लिया गया है चलो, यानी चलो, क्या हुआ, इसको हम आज्ञा दे रहे हैं किसी को, हम कह रहे हैं कि हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलो, यानी कि इस वाक्य में आपको सिर्फ ऑर्डर समझ में आएगा, तो आप उस वाक्य के आगे आपको लिख देना है आज्ञार्थक वाक्य। देखो मैंने आपको सारे समझा दी, चलो एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि कोई डाउट ना बचे। ओके, देखो पहला वाला, देखो अर्थ के आधार पर रहा, तो ये 8 याद रखना है। ठीक है, अब इसको किस तरह समझना है, पहला है विधानार्थक। विधानार्थक में बच्चे हंसते हंसते खेल रहे, एग्जाम्पल है ना, तो उसमें क्या होगा, हमें विधान दिया जा रहा है, यानी हमें क्रिया के बारे में बताया जा रहा है कि बच्चे हंसते हंसते खेल रहे हैं, हंसते हंसते क्या है, क्रिया है, काम हो रहा है। ठीक है, दूसरा है विस्मयार्थक वाक्य। विस्मयार्थक वाक्य की पहचान मैंने बता दी हूँ, जिसमें भी एक्सक्लेमेशन मार्क है वो क्या होगा, विस्मयार्थक वाक्य होगा। ठीक है, उसके बाद तीसरा है हमारा निषेधार्थक वाक्य। निषेधार्थक वाक्य में मैंने कह दी हूँ कि जिस भी वाक्य में नहीं का इस्तेमाल हो वो क्या होगा, निषेधार्थक हो। जैसे आज मैं नहीं जाऊँगा, तो नहीं आ रहा है ना उस वाक्य में, वो इसका मतलब है कि वो निषेधार्थक है। चौथा है प्रश्नार्थक। प्रश्नार्थक में होता है ये निशान जिस भी वाक्य के एंडिंग में आए, आखिर में लगता है ये निशान, है ना, एक्सक्लेमेटरी मार्क, इस तरह जो लगेगा ना तो आपको समझ जाना है कि जिसमें सॉरी ये क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेटरी मार्क तो ये है ना, एक्सक्लेमेटरी मार्क इसको कहते हैं और इसको क्वेश्चन मार्क कहते हैं, है ना। तो देखो जिसमें भी ये क्वेश्चन मार्क आएगा
सवाल के आखिरी में, यानी जो सवाल ही पूछा जाता है उस वाक्य में, है ना। ये निशानी है कि सवाल पूछा जा रहा है, प्रश्न पूछा जा रहा है, इसीलिए ये निशानी लगाई जाती है। तो जिस भी वाक्य के एंडिंग में ये हो तो समझ जाना है आपको कि ये प्रश्नवाचक वाक्य है ना, या फिर प्रश्नवार्थक वाक्य है। उसके बाद है ये 5वां इक्षार्थक वाक्य। उसमें क्या होगा, इच्छा का मालूम होगा, इच्छा मतलब प्रकट होगी, जैसे खूब पढ़ो खूब बढ़ो, इच्छा मालूम हो रहा है ना, इसी तरह। संकेतार्थक वाक्य में आपको ये होगा, संकेत मिलेगा। यदि यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया गया, यदि बिजली आएगी तो रोशनी होगी, यानी कि बिजली आएगी तभी रोशनी होगी, आपको संकेत दिया जा रहा है। 7वां है संभावनार्थक वाक्य। इसमें क्या होगा, इसमें होता है कि आपको संदेह दिया जा रहा है, मतलब कि संभावना व्यक्त किया जा रहा है। जैसे यहाँ पे बताया गया है ना, कश्मीर का सौंदर्य देखकर तुम्हें आश्चर्य होगा, यहाँ पे संदेह के तौर पे होगा का इस्तेमाल किया गया है ना। तो इसका मतलब है कि क्या है, संभावनार्थक वाक्य। उसके बाद सबसे आखिरी आता है आज्ञार्थक वाक्य। आज्ञा का मतलब होता है ऑर्डर। आज्ञार्थक वाक्य में होगा, क्या होगा, आपको उस वाक्य में ऑर्डर दिया जा रहा होगा, यानी कि सदैव सत्य के पथ पर चलो, यानी हमेशा रास्ते पर चलो, ये हम ऑर्डर दे रहे हैं, किसी को हम बोल रहे हैं, तो ये ऑर्डर हुआ ना, तो ये हो गया आज्ञार्थक वाक्य। अब हमने अर्थ के आधार पर 8 देख लिया। अब हमारा बचा क्या, वाक्य के भेद का ये पहला था, पहला वाला हमने पूरा देख लिया। पहला वाला था अर्थ के आधार पर, और अर्थ के आधार पे इसके 8 पार्ट थे। ये 8 पार्ट आपको याद रखने, एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ये लिखा रहेगा कि वाक्य के इसमें वाक्य के अर्थ के आधार पर कौन सा वाक्य कौन लिखना है, कौन सा वाक्य है, ठीक है। या तो फिर आपको नाम लिखना पड़ेगा, या तो फिर इस तरह सेंटेंस दिए रहेंगे, वाक्य दिए रहेंगे, आपको बताना पड़ेगा कि वो कौन सा वाक्य है ना। या तो फिर इस तरह लिखा रहेगा निषेधार्थक, तो आपको नहीं वाला वाक्य लिखना होगा, है ना, इस तरह दिया रहता है। ओके, सो उम्मीद है आप लोग को अर्थ के आधार पे समझ गया होगा। अब हम अपना दूसरी तरफ चलते हैं, यानी कि अब हमारा पॉइंट आया है ये वाला, कौन सा, रचना के आधार पर, क्योंकि अभी तक तो हम अर्थ के आधार पर देख रहे थे बस, है ना। चलो देख लेते हैं अब हम इसका दूसरा वाला। अभी हमने पूरा का पूरा देख लिया, किसका, अभी हमने इसके अर्थ के आधार पर का 8 देख लिया, समझ लिया, उसको किस तरह एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो भी हमने आपको बता दिया, यानी पूरा फुल डिटेल हो गया अर्थ के आधार पर। अब हमारा आता है रचना के आधार पर, जो कि 3 तरह होते हैं। चलो अब हम वो देख लेते हैं। डन। रचना के आधार पर जो होते हैं वो 3 होते हैं। नंबर 1 पे है सरल वाक्य, दूसरा है मिश्र वाक्य, तीसरा है संयुक्त वाक्य। एक और चीज़, हाँ देखो यहाँ पे मिश्र वाक्य लिखा गया, या आपको मिश्रित वाक्य भी लिख कर दे सकता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है इस तरह, है ना, बल्कि मिश्र वाक्य और मिश्रित वाक्य एक ही होता है, ठीक है। तो 2 नाम है इसके, है ना, मिश्र भी आ सकता है या फिर मिश्रित भी लिख कर समझ जाना है आपको कि कौन सा है, ठीक है, बीच वाला है ना। तो ये 3 है, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य या फिर मिश्रित वाक्य, और तीसरा है संयुक्त वाक्य। चलो हम एक एक करके तीनों का समझते हैं, जिस तरह पहले वाले का समझिए। सबसे पहले हम लोग देखेंगे सरल वाक्य। सरल वाक्य में क्या होता है कि जो वाक्य रहेगा वो बिल्कुल सिंपल रहेगा, उसमें कुछ भी चेंजिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखो एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे ले लेती हूँ आपको समझाने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है, उसका मैंने आंसर लिख दी यहाँ पे। सरल वाक्य में यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने ली हूँ, अध्यापक हमें पढ़ाते हैं। देखो इसमें कुछ भी है यूज़ किया हुआ एक्स्ट्रा नहीं, क्या है, सिर्फ और सिर्फ सिंपल है, अध्यापक हमें पढ़ाते हैं, सिंपल शब्द, यानी सॉरी सिंपल वाक्य, एकदम सिंपल। क्या होगा, सरल वाक्य, जो एकदम ही सिंपल रहे, जिसमें कुछ जॉइंट ना हो। जैसे हाँ मान लो यहाँ पे लिखा होता है अध्यापक हमें पढ़ाते हैं, या तो पूजा मिस हमें साइंस पढ़ाती है, या फिर कुछ अलग लिखा होता और जुड़ के, क्योंकि जुड़ के, तब वो मिश्र वाक्य में गिनती हो जाता। लेकिन इसमें कुछ चेंजिंग ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इतना बोला गया अध्यापक हमें पढ़ाते हैं, ये एकदम सरल वाक्य हुआ, ठीक है। अब हम देखेंगे मिश्र वाक्य क्या होता है। ओके, अब यहाँ स्क्रीन पे देखिए, देखो यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल के तौर पे लिखा हुआ ली हूँ, मैं उस विद्यालय में पढ़ता हूँ जिसमें श्री वर्मा पढ़ाते हैं। अब देखो यहाँ पे मिश्रित वाक्य हो रहा है, क्योंकि देखो
बीच में कॉमा आ रहा है, दो जो वाक्य मिल रहे हैं, है ना। मैं उस विद्यालय में पढ़ता हूँ जिसमें श्री वर्मा पढ़ाते हैं। देखो यहाँ पे सरल वाक्य में क्या है, सिंपल सा एक सेंटेंस दे दिया गया है ना। लेकिन वही मिश्रित वाक्य में देखो कितना डबल डबल दिया गया है, दो दो दिया गया है। तो ये क्या हो गया, मिश्रित वाक्य हो गया। तो ये समझने की सब ट्रिक्स हैं जो आपको ध्यान देके रखना है, ठीक है। अब हमारा आता है तीसरा, होता है संयुक्त वाक्य। अब ये देख लेते हैं ये कैसे होता है। के लिए हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया, विद्यालय जाऊंगा, वाक्य में क्या होगा, दो वाक्य को जोड़ने के लिए क्योंकि, परंतु, ये सब का इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि इसमें मिश्र तो पढ़ेंगे, लेकिन उसके अंदर और, तुम, परंतु, किंतु, ये सब जो होता है ना, उसका होगा दो वाक्य को जोड़ने के लिए, संबंध कराने के लिए संयुक्त वाक्य में इसका इस्तेमाल होगा। और, लेकिन, ये सब जो होता है ना, इसका इस्तेमाल होगा। बस ये समझना है आपको कि ये क्या है, संयुक्त वाक्य कौन सा और मिश्र वाक्य कौन सा है। सरल वाक्य तो सबसे इजी है क्योंकि उसमें कुछ जोड़ने का रहेगा नहीं, वो सिंपल सा एक सेंटेंस रहेगा, सिंपल सा वाक्य रहेगा, तो समझ जाना है कि वो सरल वाक्य है। और मिश्र वाक्य में दो वाक्य रहेंगे जुड़े हुए, लेकिन उसमें और का इस्तेमाल नहीं होगा, न लेकिन का होगा, न क्योंकि, न परंतु, ये सब का इस्तेमाल नहीं होगा, ठीक है। और संयुक्त वाक्य में होगा इन लोग का, दो वाक्य को जोड़ने के लिए और का, क्योंकि, लेकिन, ये सब का इस्तेमाल होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम देखो कितने इजी से समझ लिए ना। ये वर्ण क्या होता है हमने वो देखा, शब्द क्या होता है हमने वो देखा, भाषा क्या होती है, भाषा नहीं देखा है, लेकिन हम उसको इंशाल्लाह अगली वीडियो में ज़रूर देख लेंगे। लेकिन उससे पहले हमने वाक्य देखा, वाक्य कैसे बनते हैं वो सब देखा, वाक्य के भाग कितने वो देखा, वाक्य के भेद कितने, के भेद दो है, उन दोनों के एक के 8 थे, दूसरे वाले के 3 थे, तो तीसरे वाले का भी हमने समझा, जिसके पास 3 है उसको भी समझा दिया, जिसके पास 8 था उसको भी समझा दिया, है ना। तो अब देख लेते हैं हम पूरा, कुछ छूटा तो नहीं हमारा। चलो स्क्रीन पे आप लोग देख लीजिए। देखो मैंने एक्स्ट्रा भी बहुत सारी चीज़ समझा दी, शब्द क्या होते हैं, वर्ण क्या होते हैं, वर्णमाला क्या होता है, स्वर क्या होता है, व्यंजन क्या होता है ना, वाक्य क्या होता है, वाक्य कैसे बनता है, सब कुछ समझा दिया मैंने आपको। वाक्य के भेद ये दोनों थे, इन दोनों, इसके वाले के 8 थे, इसके 3 थे, ये भी समझा है। वाक्य के भेद क्या होते हैं, उद्देश्य विधेय क्या होते हैं, वो सब समझा दिया, और साथ में आपके सारे डाउट को क्लियर भी कर दिया। तो आपका फ़र्ज़ बनता है ना कि एक अच्छा सा कमेंट कर दें, या फिर कोई डाउट रहे तो कमेंट कर दें, और वीडियो को लाइक करके और वीडियो को शेयर कर दें अपने दोस्तों में, ताकि ये जो वाक्य का जो कन्फ्यूज़न है ना वो बच्चों के दूर हो जाए। सो प्लीज़ शेयर आवर वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, और प्लीज़ हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ओके। क्योंकि आपकी हेल्प के लिए ही वीडियोज़ हम डालते हैं, ताकि आपको पढ़ाई ईजी हो जाए, ओके। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। गुड बाय। जय हिंद, जय भारत।